एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये होंगे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे। कोर्स नंबर 6 है आप लोगों का और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये बेस्ड ऑन न्यू एनसीटी कैरिकुलम। जय पब्लिकेशन के हैं बुक बीएड गाइड एंड गेस्ट क्वेश्चन लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी राज सीरीज से मतलब रिलेटेड है क्वेश्चन। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इस क्वेश्चन में आपको देखिएगा टीम ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ लेक्चर से संबंधित डिस्क्राइब किया गया। इसको आपके विद्यालय के नवीनतम 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। लिंग विद्यालय एवं समाज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स नंबर 6 बीएड एग्जामिनेशन। तो देखिएगा आप इसमें देखिएगा लिंग संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। डिस्कस द थ्योरीज रिलेटेड द जेंडर। लिंग भेद संबंधी सिद्धांत थ्योरीज रिलेटेड टू द जेंडर डिफरेंस। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि एक स्थिति में रहने पर भी स्त्री और पुरुष का स्थान व अनुभव अलग अलग होता है। इस सिद्धांत को मानने वालों में बेकर, मिलर, वर्निकोक, गिलिगन, केसलर व मैककेना, रूडिक तथा सीटोव आदि प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष भेद संबंधी कुछ अन्वेषण भी किए गए हैं जिसने सामाजिक नारीवादी विचारों को प्रभावित किया। आज समाजशास्त्र में लिंग भेद एक महत्वपूर्ण चर के रूप में माना जाता है। देखिएगा लिंग भेद के सिद्धांत का मुख्य ध्यान इस बात का केंद्रित करता है कि नारी का आंतरिक मानसिक जीवन पुरुष से भिन्न है। पता है आप लोगों को नारी का मतलब आंतरिक मानव क्या होता है, मानसिक जीवन क्या होता है, पुरुष से भिन्न होता है। उनके मूल्यों एवं हितों, उनके द्वारा किए गए जाने वाले मूल्य निर्णयों वैल्यू जजमेंट, उनके द्वारा हासिल की जाने वाली उपलब्धियों के उद्देश्य, उनके द्वारा किए जाने वाले साहित्यिक रचनाएं, उनकी चेतना एवं आत्मपन में भी एक भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण और विचार पाया जाता है। इस सिद्धांत की दूसरी मान्यता यह है कि स्त्रियों के संबंधों एवं जीवन के अनुभवों में भी भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियां अपनी स्थानों से अपने आप को पुरुष की तुलना में भिन्न रूप से जोड़ती है। लड़के और लड़कियों के खेल के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। युवा महिलाएं परस्पर एक दूसरे को भिन्न प्रकार से जोड़ती है तथा नारी संबंधी विषयों का वे भिन्न प्रकार से अध्ययन करते हैं। हमारा टॉपिक पॉइंट स्टार्ट होता है लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत। ये समानता संबंधी था, अब असमानता संबंधी थ्योरीज रिलेटेड टू द जेंडर इनइक्विटी। देखिएगा तो लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत 4 धारणाओं पर आधारित है। पहला हमारा कहता है क्या पुरुष की स्थितियां भिन्न भिन्न ही नहीं होती वरन असमान भी होती है। वर्ग, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, शिक्षा, राष्ट्रीयता और किसी भी अन्य सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक के आधार पर समाज में स्त्रियों के दिए जाने वाले भौतिक लाभ, सामाजिक परिस्थिति, शक्ति एवं अवसर पुरुषों की तुलना में कम होती है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है क्या कि यह असमानता समाज के संगठन का परिणाम है, न कि स्त्री पुरुष के प्राणी शास्त्रीय एवं व्यक्तित्व विभेदन का है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कम शक्तिशाली होती है। क्या होती है? कम शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 4th नंबर। यह सिद्धांत यह भी है कि माना जाता है कि यदि समान अवसर दिए जाए तो स्त्री व पुरुष दोनों ही समान रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये तो बात सही है कि अगर मतलब माने समान दिया जाता है तो क्या होता है, दोनों इक्वल रूप में आपको दिखेंगे और काम से लेकर कुछ भी चीज़ में। टॉपिक मतलब देखिएगा लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले प्रमुख नारीवादी सिद्धांत।
मेन फैमिली स्टडीज डिस्क्राइबिंग जेंडर इनक्वलिटी। लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले दो प्रमुख नारीवादी सिद्धांत हैं। पहला है उदारवादी सिद्धांत, लिबरल व्यू। नारीवादी संबंध सभी सिद्धांतों में इस सिद्धांत के समर्थक कम लोग हैं, फिर भी अमेरिका में हुए नारी स्वतंत्रता आंदोलन में इसे स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत नारियों को जीवन यापन के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए के बारे में लिखे गए लेख, समान मातृत्व एवं पितृत्व तथा स्कूल में सह शिक्षा प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर के नारीवादी संगठनों की व्यवहारिक भूमिकाओं के निर्धारण में इस विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां लिंग भेद सिद्धांत समाप्त होते हैं, वही उदारवादी लिंग असमानता की व्याख्या प्रारंभ होती है। प्रजातिवाद भी की भांति यौनवाद भी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव पर आधारित है, जो यह मानते हैं कि स्त्री व पुरुष में नैसर्गिक अंतर पाया जाता है। यह अंतर उनके सामाजिक भाव के अनुरूप है। इस संदर्भ में जैसे बर्नार्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक द फ्यूचर ऑफ मैरिज में किसके द्वारा लिखा गया है? बर्नार्ड शॉ के द्वारा। महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि विवाह विश्वासों एवं आदर्शों की एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। यह भूमिका एवं आदर्श प्रतिमानों की व्यवस्था है। यह स्त्री व पुरुष की अंतः क्रियात्मक अनुभवों की जटिलता भी है। विवाह पुरुष को पति की भूमिकाओं के रूप में शक्ति प्रदान करता है। यानी विवाह जो होता है स्त्रियों क्या होता है, मतलब माने स्त्रियों को जो होता है पुरुष जो मिलते हैं उसे क्या होता है, शक्ति प्राप्त होते हैं तथा स्त्री को पुरुष पर निर्भर बनाता है और उसे घर के कार्यों तक ही सीमित करता है। विवाह पुरुष के लिए अच्छा एवं नारी के लिए बुरा है, क्योंकि यह दोनों को असमानता अधिकार देता है, वह शक्ति प्रदान करता है। उदारवादी नारीवादी अमेरिकन समाज में नारी की स्वतंत्रता एवं समानता की समर्थक हैं। यह व्याख्या इस बात पर बल देता है कि समकालीन अमेरिकन समाज को अपने आप को बदलना चाहिए एवं यौवनवाद को समाप्त करना चाहिए। ये लिंग समानता में विश्वास कराते हैं तथा लैंगिक समानता लाने के लिए राजनीतिक एवं वैधानिक साधनों का उपयोग करने के कारण वकालत करते हैं। ये स्त्रियों को पुरुषों के समान ही आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने, परिवार में परिवर्तन करने तथा स्कूल व जनसंचार के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं में परिवर्तन करने पर भी बल देते हैं। उदारवादी नारीवादी के व्याख्याकारों के अनुसार एक आदर्श लिंग व्यवस्था वह है जिसमें इस व्यक्ति को अपने जीवन शैली का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। उसे यह स्वतंत्रता होती है कि वह विवाह करे या ना करे, बच्चा पैदा करे या ना करे, वह समलैंगिक रहे या ना रहे, विसमलैंगिक रहे। इस प्रकार से यह अमेरिकन समाज में व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी व्यू। मार्क्सवादी नारीवादी मार्क्स के वर्ग विश्लेषण एवं नारीवादी सामाजिक विरोध को निकट लाता है। मार्क्सवादी नारीवादी के प्रतिपादक मार्क्स एवं एंजिलस हैं। इन्होंने इस संदर्भ में अपने विचार अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्रिवेटेड प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट में अभिव्यक्त किया। इस पुस्तक में दी गई प्रमुख दलीलें इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट इसका कहता है, स्त्रियों की अधीनता प्राणी शास्त्रीय परिणाम नहीं है, वरन यह सामाजिक व्यवस्था का प्रतिफल है। इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या कहता है कि नारी की अधीनता का आधार परिवार है, क्योंकि इसमें भूमिकाओं का स्वामित्व है एवं अधीनता का प्रतिमान पाया जाता है। पितृसत्तात्मक परिवारों में वंश एवं उत्तराधिकारी का निर्धारण पिता पुरुष के पक्ष में होता है। इसमें पिता की
सत्ता सर्वोपरि होती है तथा पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह केवल एक ही पुरुष अर्थात पति से यौन संबंध रखे। दोहरा मापदंड पुरुष को यौन स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार से परिवार संस्था स्त्री को घर से बाहर कार्य करने एवं आर्थिक स्वावलंबन की स्वीकृति नहीं देती है। इस प्रकार से स्त्रियां अपने पतियों की संपत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट में टॉपिक इसमें इसी में है। 3rd नंबर कहता है क्या समाज इसे पारिवारिक व्यवस्था को वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है तथा इसे सभी समाजों की मौलिक संस्था मानता है, जो कि अनेक मानवशास्त्री एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर असत्य बात है। इसके स्थान पर मार्क्स एवं एंजेलस कहते हैं कि प्रारंभ में रक्त पर आधारित बड़े नातेदारी समूह थे जिन्हें वह वंश कहा करते थे। इन समूहों के संदर्भों में संबंध स्त्री पक्ष अर्थात माता से गिने जाते थे। मातृपक्षीय वंशों में सत्ता माँ के पास होती थी। इसमें स्त्री की सत्ता पुरुष से स्वतंत्र थी तथा समाज भी उसे शक्तिशाली बनाता था। इसी प्रकार की वंश व्यवस्था स्वीकार करने के एवं संकलनशील अर्थव्यवस्था में थी। तो 4th पॉइंट कहता है हमारा क्या, किंतु वंश की यह व्यवस्था तब नष्ट हो गई जब स्वीकार करने एवं संकलनशील अर्थव्यवस्था का स्थान पशुकरण एवं कृषि व्यवस्था ने ले लिया। इसके साथ ही संपत्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ तथा स्त्री लिंग की ऐतिहासिक हार हुई। उत्पादन के उपकरणों एवं स्रोतों पर पुरुष का स्वामित्व कायम हुआ। उसने श्रम शक्ति के रूप में दास, बच्चों, स्त्रियों से कार्य लिया गया तथा संपत्ति की सुरक्षा एवं हस्तांतरण के लिए वंश परंपरा व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार से प्रथम परिवार का प्रारंभ हुआ। इसमें एक पुरुष का परिवार की स्त्रियों पर एकाधिकार था, जिसके फलस्वरूप उसकी संपत्ति के वारिस की निश्चिंता बनी। पुत्रों ने भी इस व्यवस्था को समर्थन दिया क्योंकि इससे उनके संपत्ति संबंधी दावे तय हुए। 5 पॉइंट कहता है क्या इसका, तब से ही श्रम का शोषण विकास हुआ और समाज की जटिलता में वृद्धि और वर्ग संबंधी तथा राजनीतिक व्यवस्था ने भी इस प्रकार पुरुष के प्रभुत्व को सुरक्षित बनाया। आर्थिक एवं संपत्ति व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ परिवार व्यवस्था भी परिवर्तित हुई और वह निर्भर संस्था बन गई, जिसने स्त्री की अधीनता को कायम किया। साम्यवादी क्रांति से संपत्ति अधिकार समाप्त होंगे तथा स्त्री को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से मार्क्स एवं एंजेलस ने लिंग असमानता का एक शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि पार्सन के सिद्धांत के एक रूप विपरीत है। अब हमारा आता है थ्योरीज ऑफ जेंडर हैरेसमेंट, लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत। लिंग उत्पीड़न के सभी सिद्धांतों की मान्यता है कि समाज में नारी की निम्न स्थिति एवं उत्पीड़न स्त्री पुरुष के मध्य पाए जाने वाले शक्ति संबंधों का परिणाम है। पुरुष ही नारी को नियंत्रण में रखने, उसे काम में लेने, उस पर अधिकार जमाने एवं उनका शोषण करने में रुचि है। समाज में शोषण रखता है। समाज में शोषण को बनाए रखने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तरदायी है। इन सिद्धांतों का मत है कि लिंग विभेदन एवं लिंग असमानता पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही उपोत्पादन है। लिंग उत्पीड़न से संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। देखिएगा, आप SRT एजुकेशन को फॉलो कीजिए। इस पर बीएड के प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो जरूर दिया जाएंगे। वो कोर्स 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कोर्स बुक से रिलेटेड आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारा चल रहा है लिंग निर्णय से संबंधित क्वेश्चन चल रहा है, जेंडर, स्कूल एंड कैरिकुलम से संबंधित चल रहा है हमारा क्वेश्चन, तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता था कि बोले लिंग उत्पीड़न से संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, तो कौन कौन है इसके बारे में हम देखेंगे। मनोविश्लेषणात्मक नारीवादी सिद्धांत, साइकोलॉजिकल फेमिनिस्ट थ्योरीज।
आधुनिक मनोवैज्ञानिक नारीवादी पितृतंत्र को प्राइड को एवं उसके अनुगामियों के सिद्धांत के आधार पर विश्लेषित करते हैं। मोटे तौर पर ये सिद्धांतात्मक व्यक्तित्व की व्याख्या भावनात्मक आधार पर करते हैं। भावनाएं हमारे अर्धचेतन एवं अचेतन मन से दबी हुई रहती है। यानी देखिए कि मतलब माने क्या, हमारा जो चेतन मन जो होता है ना, अर्धचेतन मन, और ये अचेतन मन जो होता है दबा हुआ रहता है। जब तक कि उसको हम सामने ले आते तब तक प्रदर्शित नहीं होता है हमारा। प्राइड स्वयं पितृतंत्र को मानने वाले थे। प्राइड ने लिंग विभेदन और लिंग असमानता को तो स्वीकार किया, किंतु वे लिंग उत्पीड़न को स्वीकार नहीं करते। प्राइड नारी को द्वितीय वर्ग का मानव प्राणी मानते हैं, जिनकी मानसिक प्रकृति ही ऐसी है जो उसे पुरुष की तुलना में हीन बनाती है। नारीवादी मनोवैज्ञानिक ने पितृतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था माना है जिसमें पुरुष नारी को अपनी अधीनता में रखता है और नारी कभी कभी ही इनका विरोध करती है। नारीवादी मनोवैज्ञानिक ने इनके दो कारण बताए हैं। पहला मृत्यु का भय तथा बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला सामाजिक भावनात्मक पर्यावरण। नारीवादी सिद्धांतों का मत है कि मृत्यु का भय आतंक का अनुभव कराता है। चूँकि नारी का संबंध नए जीवन को जन्म देने एवं उसके लालन पालन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, पुरुष कई प्रकार के उपाय खोजता है जिससे कि वह उसका नारी पर आधिपत्य बना रहे। वह इस प्रकार की कलाकृतियों, संपत्ति एवं हथियारों, विज्ञान एवं धर्म का निर्माण करता है जिसे उसका आधिपत्य प्रकट होता है। वह नारी की प्रजनन की प्रक्रिया पर नियंत्रण चाहता है। वह नारी को ऊपर स्वामित्व चाहता है, उसके शरीर पर नियंत्रण चाहता है तथा नारी के शरीर से उत्पन्न संतानों पर वैधता एवं नेतृत्व के आधार पर भी नारी के शरीर पर नियंत्रण एवं स्वामित्व चाहता है। नारीवादी मनोवैज्ञानिक की दूसरी अवधारणा बच्चों के बाल्यकाल में माँ एवं नारी से निकट संबंध पर आधारित है। बाल्यकाल में बच्चा जब किसी भी प्रकार की भाषा नहीं जानता है तब वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भावनात्मक अनुभवों का सहारा लेता है। ये भावना है डर, प्रेम, घृणा, सुख, क्रोध, हानि इत्यादि, मतलब इच्छा, इटीसी मतलब आदि। शिशु अवस्था के ये भावनात्मक अनुभव व्यक्ति की अचेतन स्मरण शक्ति में सदैव मौजूद रहते हैं। पुरुष शिशु एवं नारी शिशु की माँ एवं पिता के प्रति अलग अलग प्रकार की भावनाएं विकसित होती है। युवा अवस्था में बचपन की ये भावनाएं बनी रहती है और वह एक ऐसी स्त्री की खोज में रहता है जो उनकी इस भावना आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उसके नियंत्रण में भी रहे। इस प्रकार से नारीवादी मनोविश्लेषण नारी के दमन को पुरुष द्वारा नारी को नियंत्रण करने के और उसकी भावनाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली रूप में विशेषित किए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उग्र उन्मूलन नारीवादी सिद्धांत, रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी। उन्मूलन नारीवादी सिद्धांतात्मक नारी का सकारात्मक मूल्यांकन करते हैं, अतः वे नारी के उत्पीड़न के प्रति गहरा दुख एवं क्रोध व्यक्त करते हैं। वे नारी उत्पीड़न को दर्शन के लिए संसार के विभिन्न भागों में नारी के प्रति किए जाने वाले अपराधों एवं अत्याचारों का विस्तृत ब्यौरा देते हैं। उग्र उन्मूलन नारीवादी सिद्धांतात्मक उत्पीड़न को सभी समाजों की विशेषता मानते हैं। उनके मतानुसार समाज की प्रत्येक संस्था में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कुछ व्यक्ति दूसरे पर आधिपत्य रखते हैं। लोगों की विभिन्न श्रेणियां एवं समूहों जैसे वर्ग, जाति, प्रजाति, धार्मिक समूह, आयु एवं लिंग श्रेणियों में स्वामित्व एवं अधीनता का प्रतिमान पाया जाता है। इन सभी लिंग में विशेष रूप से पितृतंत्र दमन की मौलिक संरचना है। पितृतत्व असमानता एवं सामाजिक प्रभुत्व एवं अधीनता की
प्रथम संरचना है। पितृतंत्र में भाग लेकर पितृतंत्र सामाजिक असमानता की महत्वपूर्ण संरचना है। यह पुरुष द्वारा स्त्री के विरुद्ध निर्मित संगठन है। ये सिद्धांतात्मक पितृतंत्र को हिंसाकारी समूह की भी मानते हैं। पितृतंत्र के माध्यम से ही पुरुष नियंत्रण के लिए भौतिक बल का प्रयोग करता है। एक बार जब पितृतंत्र स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति के अन्य स्रोत जैसे आर्थिक, विचारिक, वैधानिक एवं भावनात्मक का प्रयोग इसे बनाए रखने के लिए किया जाता है। हिंसा का प्रयोग तो अंतिम साधन के रूप में ही किया जाता है। उग्र उन्मूलन नारीवादी पितृतंत्र की समाप्ति के कुछ उपाय भी बताते हैं, जैसे नारी में जागृति पैदा की जाए जिससे कि वह अपने मूल्य एवं शक्ति को समझ सके तथा उसे कमजोर, प्रशिक्षित एवं दूसरे दर्जे के सदस्य के रूप में मानने के लिए डाले गए पितृतंत्रात्मक दबाव को नकार कर सके। जागृति आने पर ही स्त्रियां मिलकर कार्य कर सकेगी, उनमें एकता पैदा होगी, वे एक दूसरे का समर्थन कर सकेंगे, प्रशंसा कर सकेंगे एवं परस्पर रक्षा कर सकेंगे। नारी में जागृति आने पर ही वे पितृतंत्रात्मक आधिपत्य का विरोध कर सकेंगी तथा वे व्यापार, गृहस्थी, सामुदायिक कलाकृति के निर्माण एवं प्रेम के संबंध में कायम करने में सशक्त भूमिका निभा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है समाजवादी नारीवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी। समाजवादी नारीवादी सिद्धांतात्मक मार्क्सवाद एवं उग्र उन्मूलन नारीवादी को साथ साथ लाने का प्रयास करता है। इन दोनों के सम्मिश्रण के कारण समाजवादी नारीवादी के दो प्रकार के अस्तित्व में आए। पहला वह है जिसमें समाजवादी सिद्धांतात्मक एक नारी के दमन एवं उत्पीड़न पर ध्यान देता है। इसका संबंध मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग एवं लिंग उत्पीड़न से है। वे पूंजीवादी पितृतंत्र के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरा कहता है हमारा दूसरा प्रकार वह है जिसमें समाजवादी सिद्धांतात्मक नारी की सामाजिक उत्पीड़न को वर्ग एवं लिंग सोपान के आधार पर विश्लेषित करता है। इसके साथ ही वे प्रजाति, आयु, लिंग, अधिमानता के आधार पर भी इसे नष्ट करने का प्रयत्न करता है। इस सैद्धांतिक व्याख्या में दो प्रकार से नारी को केंद्र माना जाता है। में देखिएगा, जैसा कि सभी नारीवादी मानते हैं जिसमें नारी की उत्पीड़न की व्याख्या को प्राथमिकता माना गया है। में देखिएगा, नारी आधिपत्य को नारी के स्थान एवं अनुभव के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। समाजवादी नारीवादी का संबंध नारी एवं पुरुषों दोनों के द्वारा किए गए सभी प्रकार के उत्पीड़न के अनुभवों से है। वे यह बात जानना प्रयास करते हैं कि एक नारी जो स्वयं उत्पीड़न हुई है दूसरी नारी के उत्पीड़न में किस प्रकार से भागीदार होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, श्वेत नारी काली प्रजाति की नारी से के उत्पीड़न में या दहेज को लेकर उत्पीड़ित की गई सास किस प्रकार से बहू को दहेज लाने के लिए उत्पीड़न करने में सहयोग प्रदान करती है। समाजवादी नारीवादी स्त्री समुदाय के प्रति पाए जाने वाले पूर्वग्रहों एवं दमनकारी प्रथाओं से लोहा लेने का प्रत्यक्ष है। समाजवादी नारीवादी मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद से अपने को जोड़ती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यता है कि मानव जीवन की भौतिक दशाएं भी ही मानव के अनुभव, व्यक्तित्व, विचार एवं सामाजिक व्यवस्था के निर्धारण में मूल्य है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यता है कि सामाजिक विश्लेषण हेतु किया जाने वाला कोई भी प्रयास समाज की भौतिक दशाओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। देखिएगा, सामाजिक नारीवादी
इस प्रकार के सामाजिक संगठन में जिसमें समनिष्ठमूलक सामाजिक संरचना राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं विचारधारात्मक घनिष्ठ रूप से मानव उत्पादन की वशिष्ठमूलक प्रतिक्रियाओं में गृहस्थ यौन क्रियाओं से अंततः क्रियाएं करती है को महत्व देता है। इस प्रकार से यह सभा पाए जाने वाले विस्तृत स्तर के आधिपत्य का अध्ययन करता है और उसमें निहित उत्पीड़न लोग के अनुभवों को खोजता है। समाजवादी नारीवादी छोटे और बड़े सभी प्रकार के उत्पीड़न समस्याओं का शोषण से मुक्ति दिलाने में रुचि रखता है। तो आज के इस वीडियो में आपको लिंग से संबंधित क्वेश्चन बताए गए हैं और भी आपको क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो BA फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन होंगे। लिंग संबंधी सिद्धांतों का वर्णन